आप सबसे पहले प्राइमरी स्तर पर अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक बिंदु पर देखना पड़ेगा कि इस मामले में एक व्यक्ति की, एक महिला की शादी के कुछ सालों के बाद ही मृत्यु हुई है। वह मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है। उसके सापेक्ष ही उसमें कई व्यक्तियों के नाम आए हुए हैं। प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ होता है शादी के बाद से। शादी के बाद से यहीं से सिलसिला होता है। प्राथमिकी में जो तथ्य बताए गए कि दहेज मांगा गया, जिन समापन इस दुखद घटना के साथ हुआ, इसमें बाद में अर्जुन का नाम भी इस कहानी में आया, वो राहुल का नाम आया, एक राधिका नाम की महिला का नाम आया। तो जो पूरक प्रार्थना पत्र वादी मुकदमा दीपचंद्र के द्वारा दिया गया है, उसमें बताया गया है बहुत स्पष्ट तौर पर कि यह लोग भी विष्णु कुमार के साथ साथ दिवंगत मालती चौहान की दुखद मृत्यु के जिम्मेदार। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मालती चौहान और विष्णु कुमार की शादी हिंदू धर्म और रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, और जो अन्य अभियुक्तगण जिनको ऐड किए जाने की प्रार्थनावादी मुकदमा के द्वारा की जा रही है, ये अलग अलग अभियुक्तगण का क्या मोटिव रहा होगा घटना में शामिल होने का, निश्चित तौर पर पुलिस के उच्च अधिकारी महोदय इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं, और अन्वेषण में वह निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि जो अभियुक्तगण हैं उनका क्या मोटिव रहा होगा। पुलिस के अन्वेषण अधिकारी इस बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और जब आरोप पत्र आएगा तो उसमें इन सारी चीज़ों का उल्लेख, इसके बारे में सबसे अच्छा अन्वेषण अधिकारी ही बताएंगे। और जब चार्जशीट आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल होगा तब इन सारी चीज़ों का पता नहीं। मैं इस मामले में, मेरी कोई वार्ता विवेचक महोदय से नहीं हुई है, और मैं केवल एक अधिवक्ता हूं, और जिस सीमा तक मेरी पैरवी होती है उस सीमा तक ही पैरवी। पूरे प्रार्थना पत्र जो उन्होंने अन्य अभियुक्तगण का नाम विवेचना में सम्मिलित किए जाने और धाराओं की बढ़ोतरी के लिए जो प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया था, तो उनका यह था कथन कि अभी तक का ना तो एडिशनल एक्यूज पर्सन की गिरफ्तारी हो पाई है और ना तो धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। तो इसीलिए वह ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और धाराओं की बढ़ोतरी हो, और जो एक्यूज पर्सन है एडिशनल, जिनका नाम वो विवेचना में शामिल, मुकदमे में शामिल कराना चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। सर, अगली तिथि कब तय हुई है? सुनवाई की 1 जनवरी 2024 को इस मामले की अग्रिम सुनवाई माननीय सेशंस कोर्ट में आज कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि एक विशेष बिंदु पर अधिवक्ता संघ की तरफ से न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव हमारे संगठन के द्वारा पारित किया गया था। इस वजह से तमाम मुकदमों में आज सुनवाई नहीं हो पाई है, और जिस प्रकरण में आप बातचीत कर रहे हैं इस प्रकरण में भी सुनवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, तो अगली तिथि क्या निहित की गई? ये 1 जनवरी 2024 तय की गई है। अब अभियुक्त विष्णु कुमार की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 1 जनवरी को ही की जाएगी। तो पिछली जो तारीख थी सर, उस पर क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी? उस बिंदु पर भी, उस तिथि पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। अभी तक का किसी तारीख पर इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी कोई बहस मालती चौहान के जो प्रकरण में अभी कोई बहस हुई थी या नहीं? पहली बहस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ हुई थी, जिसमें इनकी जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था। अभी सर इस पूरे प्रकरण में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है? अभी अभियुक्त विष्णु कुमार का प्रकरण माननीय सेशंस कोर्ट में इनकी जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसमें कि अभी सुनवाई होनी है, और दिवंगत मालती चौहान की दहेज हत्या के संदर्भ में वो गिरफ्तार होकर के जेल गए हैं, तब से यह प्रकरण चल रहा है। अच्छा, एक बड़ा विषय सर दहेज हत्या का लग रहा है आरोप विष्णु चौहान पर कि वो दहेज के लिए इस तरीके का कदम उठाया है। जी। उस आधार पर तहरीर भी दी गई थी। बिल्कुल। लेकिन अब पिता दूसरी ओर मूव कर रहे हैं कि वो एक तरफ दहेज की बात करें और दूसरी तरफ बात करते हैं कि नहीं, इस घटना में ये भी शामिल थे, इनका भी नाम बढ़ना चाहिए। तो ये कहाँ तक आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ दहेज की बात हो रही है और दूसरी तरफ दूसरे नाम को ऐड करने की बात चल रही है और उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही है। देखें, यह पूरा मामला काफ़ी हद तक उतना जटिल है नहीं जितना लोगों ने इसको बना दिया गया है। बहुत प्रथम दृष्टया अगर इस बात की तरफ आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि यह तथ्य आया है कि अभियुक्त विष्णु कुमार एक यूट्यूबर हैं, एक क्रिएटर हैं,
और विभिन्न माध्यमों पर वो सक्रिय रहते हैं, जिनसे वो अच्छी आय अर्जित करते हैं। मालती चौहान के साथ उनकी शादी हुई और यह तथ्य आया कि विष्णु चौहान मालती चौहान के साथ भी ये वीडियो वगैरह क्रिएट करते थे, जिससे कि एक अच्छी आय होती थी। ये सब आप लोगों के द्वारा, मीडिया के ही द्वारा मीडिया में चलाया गया, बताया गया। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस तरीके का आरोप दिवंगत मालती चौहान के पिता श्री दीपचंद चौहान जी ने लगाया है कि सबसे पहले दहेज की मांग की जाती है अभियुक्त के द्वारा, विष्णु कुमार के द्वारा, और दहेज की मांग जब पूरी नहीं होती है, ये जो प्रार्थना पत्र दूसरी बार दीपचंद चौहान ने पुलिस को दिया है, जिसमें अन्य अभियुक्तगण का नाम सम्मिलित करने की बात कही गई है, उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सबसे पहले दहेज की डिमांड की गई, दहेज की मांग की गई, और जब वह दहेज की मांग पूरी नहीं होती है तो अभियुक्त की ओर से कहा जाता है कि हमने तुमसे इनकम चाहिए। अब वो अगर दहेज के रूप में वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हम कमा लेंगे। तो कहीं ना कहीं से यह एक मामला विशेष है जिसमें कि पत्नी को आय का साधन बनाने का भी मामला है कि अगर हमारी मांग उधर से नहीं पूरी हुई तो कहीं ना कहीं से हम ले लेंगे। उसके बाद फिर एक सारी चीज़ें इस तरीके से आई कि ऑर्नामेंट्स वाली, व्हीकल परचेजिंग की बातें, ये सारी चीज़ें आई। तो इसके पीछे एक जो आपराधिक मानसिकता की बातें होती हैं, पहले व्यक्ति का रास्ता बना लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसीलिए हैं ताकि कहीं से अगर दोषी पाया जाए तो अगला अपनी निर्दोषिता के इन बिंदुओं को सामने रखे। सर, हमारा प्रश्न ये है, एक तरफ पिता आरोप लग रहा है कि ये दहेज की वजह से इस घटना को खारिज किया गया, ठीक। अब दूसरी तरफ करें कि इस घटना में ये भी शामिल हुए, क्या दहेज के लिए भी अर्जुन और जो राधिका और जो तमाम लोग थे वो भी शामिल थे? क्योंकि आरोप लग रहा है उन पर भी उस घटना के